हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी, जिनमें हम ऐसे व्यू पॉइंट्स को समझेंगे जो मानते थे कि पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। 1950s में एक डिबेट इमर्ज होती है जो ये मानती है कि पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन हो चुका है या इसका पतन हो चुका है। यहां तक कि कुछ थिंकर्स ने तो इसको डेड ही डिक्लेयर कर दिया था। और ऐसे थिंकर्स जो इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते थे वो थे डेविड ईस्टन, एल्फ्रेड कोबान और दांते जर्मीनो। वहीं पीटर लास्लेट और रॉबर्ट ए डायल ऐसे थिंकर्स थे जो ये मानते थे कि पॉलिटिकल थियरी तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, इट्स ऑलरेडी डेड। और राइमर ने तो ये तक कहा कि ये डॉग हाउस में है। तो सवाल ये उठता है कि ये डिबेट 1950s में इमर्ज क्यों हुआ। अगर आपने मेरी एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थियरी और टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल थियरी वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों, और नहीं भी देखी हैं तो देख लो। तो 1950s के दौरान राइज होता है बिहेवियरलिज्म का, एक ऐसी मूवमेंट जो पॉलिटिकल थियरी को साइंस की तरफ ले जाने की बात करती है। और ये इंस्पायर्ड थी किससे? पॉजिटिविज्म से, जो कि मानती थी कि रियल नॉलेज वही है जो कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हो, ना कि इंट्यूशन पर। तो बिहेवियरलिज्म के आने की वजह से ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी को एक धक्का लगा, क्योंकि वो तो बात करती थी वैल्यूज की, और जो बिहेवियरलिज्म है वो वैल्यूज को फैक्ट से अलग रखने की बात करता था। इसका फोकस होता था एक्सप्लेनेशन एनालिसिस पर और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन पर, क्योंकि ये एम्पिरिसिज्म को सपोर्ट करता था, विच मीन्स की नॉलेज वही है जिसको ऑब्जर्व किया जा सके। वहीं जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी थी वो सपोर्ट करती थी नॉर्मेटिविज्म को, क्या है की बजाय क्या होना चाहिए पर फोकस करती थी, वैल्यूज को और प्रिस्क्रिप्शन को इंपॉर्टेंस देती थी, जिसको कि बिहेवियरलिज्म रिजेक्ट करता है। तो इसी वजह से हम जानते हैं ना 1950s में क्या हुआ। 1950s में इमर्ज होती है इंपीरिकल या मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी। बिहेवियरलिज्म ने ही इंपीरिकल पॉलिटिकल थियरी को स्ट्रॉन्ग किया था और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी को वीक कर दिया था, क्योंकि ये तो बात करती थी आदर्शों की, फिलॉसफी की, वैल्यूज की। वो तो अब रिप्लेस हो गए साइंस से। तो पॉलिटिकल थियरी ने तो अपनी एसेंस को लूज कर दिया है। ये जो नई पॉलिटिकल थियरी आई है ये पॉलिटिकल थियरी है ही नहीं, ये तो साइंस है जिसको इंपीरिकल पॉलिटिकल थियरी का नाम दिया जाता है। तो यही थी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी की डिबेट। लेकिन इसको लेकर एक यूनानिमिटी नहीं है स्कॉलर्स में कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी के कॉजेज क्या क्या थे। हर थिंकर ने अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स बताए हैं। साथ ही साथ टाइम पीरियड को लेकर भी यूनानिमिटी नहीं है। कुछ कहते हैं कि ये डिक्लाइन तो स्टार्ट हो गया था 19th सेंचुरी से, जब से पॉजिटिविज्म आया। वहीं दूसरी तरफ एक और व्यू पॉइंट है जो ये मानता है कि पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ आफ्टर द 1950s, जब बिहेवियरलिज्म आया, जो कि पॉलिटिकल थियरी को फिलॉसफी से उठा के साइंस की तरफ ले जाने की बात करता था। तो इसीलिए हम इस डिबेट में अलग अलग स्कॉलर्स के व्यू पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेविड ईस्टन की, जिन्होंने बहुत से ऐसे रीजंस दिए हैं which were responsible for the decline of political theory। और ये व्यूज उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं अपने आर्टिकल द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी में, which was written in 1951। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है इस आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, जो कि है द थियरी लिव्स पैरासिटिकली ऑन आइडियाज अ सेंचुरी ओल्ड। बेसिकली वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल थियरी बहुत ही पुराने आइडियाज पर बेस्ड है जो कि लगभग सेंचुरी ओल्ड है, और इसीलिए इनका डिक्लाइन हो गया है। मेनली उन्होंने 4 रीजन बताए हैं डिक्लाइन के, जिसमें सबसे पहला है हिस्टोरिसिज्म, जो कि हम कह सकते हैं कि टू मच फोकस ऑन हिस्ट्री और द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। और इसके लिए वो ब्लेम करते हैं राइटर्स को लाइक जॉर्ज एच सेबाइन, C.L. वेपर, A.J. कार्लाइल
R.W. कार्लाइल, विलियम डनिंग, जो कि सपोर्टर्स थे हिस्टोरिकल अप्रोच के। ये अप्रोच क्या होती है, हम अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थियरी वाली वीडियो में समझ चुके हैं। ईस्टर्न का मानना था कि ऐसे थिंकर्स ने हिस्टोरिकल स्टडी पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। बजाय कि प्रेजेंट पर फोकस करने के, ये पास्ट से कंसर्न थे। पास्ट की सिचुएशन, पास्ट का टाइम, पास्ट के सर्कमस्टांसेस को स्टडी करने में बिजी रहते थे। और इस वजह से पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन हो गया, क्योंकि प्रेजेंट की तो किसी ने बात ही नहीं करी, ना ही किसी थिंकर ने कोई इंटरेस्ट दिखाया एनालिसिस करने में या नई थियरी को फॉर्मुलेट करने में, किसी नई थियरी को बनाने में। ईस्टर्न ये भी मानते थे कि हिस्टोरिकल अप्रोच के सपोर्टर्स ने हिस्ट्री का यूज किया फैक्चुअल कंडीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। फैक्चुअल कंडीशन का मतलब होता है ऐसी कंडीशंस जिनका रिजल्ट हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम पानी को फ्रीज करते हैं तो वो आइस बन जाता है। तो हिस्ट्री के थ्रू ऐसे इवेंट्स को समझा गया जिसके रिजल्ट्स को चेंज नहीं किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, आप कितना भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ लो, 1 साल लगा दो, 2 साल लगा दो, 3 साल लगा दो उसकी पढ़ाई में, पर क्या आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिजल्ट को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो तो कब की हो गई। यही यहां बताना चाह रहे हैं डेविड ईस्टर्न। तो वो ब्लेम करते हैं हिस्टोरिसिज्म को फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। फिर उसके बाद सेकेंड रीजन वो बताते हैं मॉरल रिलेटिविज्म। मॉरल रिलेटिविज्म होता है एक ऐसा बिलीफ जो ये मानता है कि कोई भी सेट स्टैंडर्ड नहीं होता है मॉरल वैल्यूज का। हमारे लिए जो मोरालिटी है वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वही मोरालिटी हो। अगर मेरे को लगता है कि लिबर्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इक्वालिटी और वो मेरे लिए एक मॉरल वैल्यू है, लेकिन आपको लग सकता है कि इक्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लिबर्टी, तो कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है मॉरल वैल्यूज का। हम मॉरल वैल्यूज को फिक्स नहीं कर सकते हैं, कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स नहीं बना सकते इन मॉरल वैल्यूज के। ऐसा मानता है मॉरल रिलेटिविज्म। और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी थी वो किसकी बात करती थी? वो बात करती थी मोरालिटी के बेसिस पर, मोरालिटी के आधार पर स्टैंडर्ड सेट करने के कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है कौन सा बुरा है। तो ये कॉन्सेप्ट या ये बिलीफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी के खिलाफ था, उसके ऑपोजिशन में था। इसके लिए ईस्टर्न ब्लेम करते हैं डेविड ह्यूम को और मैक्स वेबर को, जो कि मॉरल रिलेटिविज्म के सपोर्टर्स थे। और इस बिलीफ की ग्रोथ होती है टुवर्ड्स द 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी। तो ईस्टर्न के अकॉर्डिंग टू 19th सेंचुरी से ही पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। इसकी ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूरोप के सर्कमस्टांसेस ने। यूरोप में जो सर्कमस्टांसेस चल रहे थे उन्होंने मॉरल रिलेटिविज्म की ग्रोथ को फैसिलिटेट किया। ईस्टर्न मानते थे कि रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 के होने से पहले तक कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी यूरोपियन पॉलिटिक्स की एक्सेप्टेड वैल्यूज थी। इनको एक आइडियल सिस्टम कंसिडर किया जाता था जो कि सिटीजन्स को गुड लाइफ इंश्योर करता है। लेकिन फिर हुआ रशियन रेवोल्यूशन जिसने एग्जिस्टिंग वैल्यूज को चैलेंज किया। और एग्जिस्टिंग वैल्यूज क्या थी? कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी। और इसी के साथ ही साथ राइज हुआ फैशिज्म का और नाजिज्म का। उन्होंने भी एग्जिस्टिंग वैल्यूज को चैलेंज किया और इन्हीं सर्कमस्टांसेस ने मॉरल रिलेटिविज्म की ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इसमें यह मान लिया गया कि कोई सेट स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज नहीं होती हैं। और इसी प्रकार एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ बिटवीन द एग्जिस्टिंग वैल्यूज, यानी कि जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती थी उनके बीच में, और इमर्जिंग न्यू वैल्यूज के बीच में, जो नई वैल्यूज इमर्ज हो रही थी। लेकिन यहां भी पॉलिटिकल थियरिस्ट कुछ नहीं कर पाए इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में। ना ही उन्होंने इस बात पर एम्फसाइज किया कि पुरानी वैल्यूज का दोबारा से एक एनालिसिस किया जाना चाहिए और उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए ताकि उन्हें बदलते जमाने के अनुसार रेलेवेंट बनाया जा सके। साथ ही साथ डेविड ईस्टर्न नॉर्मेटिव थियरी या ट्रेडिशनल थियरी और एम्पिरिकल थियरी,
दोनों को ही ब्लेम करते हैं सोसाइटी की ज़रूरतों को निग्लेक्ट करने के लिए। ये कहते हैं कि कोई भी थियोरी, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न, सोसाइटल नीड्स की बात नहीं करती थी। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, वॉर, इन चीज़ों को कैसे दूर किया जाए, इनकी बात नहीं करती थी। तो इसलिए एक नई थियोरी को रिवाइव करने की ज़रूरत थी, जो कि थी क्रिटिकल थियोरी। और ईस्टर्न का मानना था कि एक ऐसी थियोरी थी जो कि सोसाइटल पर्सपेक्टिव से है, सोसाइटी की ज़रूरतों के मुताबिक है, उनके इश्यूज को एड्रेस करती है, ना कि सिर्फ व्हाट इज और व्हाट ऑट टू बी की बात करती है। थर्ड रीजन वो बताते हैं कंफ्यूजन बिटवीन साइंस एंड थियोरी। ईस्टर्न मानते हैं कि पॉलिटिकल थियरिस्ट द्वारा साइंस और थियोरी दोनों को ही एक गलत तरीके से यूज किया गया और इसी वजह से पॉलिटिकल थियोरी का डिक्लाइन हुआ। पॉलिटिकल थियरिस्ट साइंस को थियोरी से कंफ्यूज कर बैठे, बट वो इस बात को भूल गए दैट थियोरी गोज बियॉन्ड साइंस। साइंटिफिक मेथड को रिसर्च प्रॉब्लम में अप्लाई करना एक बात है, लेकिन इसको थियोरी की फॉर्म में इवॉल्व करना ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च डन, वो अलग बात है। सिर्फ फैक्ट्स को इकट्ठा करना, उनको इकट्ठा करके उनका एनालिसिस करना और उस एनालिसिस के बेस पर एक आइडिया दे देना, ये कोई साइंटिफिक थियोरी नहीं होती है। ऐसा मानना है ईस्टर्न का। ऑल्सो ये मानते थे कि ट्रेडिशनलिस्ट और बिहेवियरलिस्ट के बीच में हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है कि व्हाट ऑट टू बी व्हाट इज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या व्हाट इज व्हाट ऑट टू बी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी कॉन्फ्लिक्ट में ये दोनों उलझे रहे, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि आसपास सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, कौन से प्रोटेस्ट, कौन सी मूवमेंट्स चल रही हैं या वॉर चल रही है, कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है। इन सब को इग्नोर कर दिया गया। इसी वजह से पॉलिटिकल थियोरी का डिक्लाइन हो गया, बिकॉज दे वर नॉट कंसर्न्ड विद व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड देम। स्पेशली बिहेवियरलिस्ट का फोकस था व्हाट इज पर। आसपास जो सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे थे, उन पर ना ही ट्रेडिशनलिस्ट का ना ही बिहेवियरलिस्ट का फोकस था। ऑल्सो ईस्टर्न ने यह भी बताया था कि बिहेवियरलिस्ट का कंसर्न था व्हाट इज पर, लेकिन ऐसा क्यों है इस पर ये फोकस नहीं करते थे और वो मानते थे कि यहीं पर रोल आता था थियोरी का। द फोर्थ रीजन इज हाइपर फैक्चुअलिज्म, यानी कि फैक्ट्स पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस देना, ओवर स्ट्रेसिंग ऑन फैक्ट्स। इसको ना ही सिर्फ ईस्टर्न सपोर्ट करते थे बल्कि ब्राइस भी सपोर्ट करते थे, लॉर्ड ब्राइस। उनका मानना था कि फैक्ट्स को स्टडी इसलिए किया जाता है ताकि कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया जा सके, हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। लेकिन अगर किसी निष्कर्ष या कंक्लूजन पर ही नहीं पहुंचा जा रहा है तो फैक्ट्स की स्टडी का कोई फायदा ही नहीं है। हालांकि लेटर ऑन ईस्टर्न अपना स्टैंड थोड़ा लाइट करते हैं और ये कहते हैं कि थ्योरी में हमें ज़रूरत है फैक्ट्स की ताकि एक साइंटिफिक थ्योरी बनाई जा सके, लेकिन इशू फैक्ट्स नहीं है, इशू है हाइपर फैक्चुअलिज्म। फैक्ट्स पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देना, वो एक इशू है, एक प्रॉब्लम है, और इसीलिए हाइपर फैक्चुअलिज्म भी एक रीज़न है पॉलिटिकल थियोरी के डिक्लाइन का। तो ये थे ईस्टर्न के व्यूज रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। हमने इसमें यह जाना कि ईस्टर्न के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल थियोरी का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था 19th सेंचुरी से। साथ ही साथ वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी को ही नहीं बल्कि मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी को भी ब्लेम कर रहे हैं पॉलिटिकल थियोरी की डिक्लाइन के लिए। अब आते हैं एल्फ्रेड कोबान के व्यूज ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, जो कि उन्होंने दिए थे अपने वर्क द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी में, जिसमें वो बताते हैं कि डिक्लाइन के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। कोबान का मानना था कि पॉलिटिकल थियोरी ने कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों ही सिस्टम्स में अपनी सिग्निफिकेंस खो दी है। मिलिट्री का राइज होना, ब्यूरोक्रेसी का राइज होना, साथ ही साथ स्टेट इंटरवेंशन का इंक्रीज होना, ये सभी ऐसे फैक्टर्स थे जो पॉलिटिकल थियोरी की ग्रोथ को रोक रहे थे।
साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कम्युनिस्ट स्टेट्स में, जहां पर एक टोटलिटेरियन कंट्रोल होता है पार्टी एलीट का, ऐसा सिस्टम भी पॉलिटिकल थियरी की ग्रोथ को रोकता है। और इसीलिए कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम्स दोनों में ही पॉलिटिकल थियरी की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। कैपिटलिस्ट सिस्टम्स में मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी और स्टेट इंटरवेंशन के इंक्रीज की वजह से, और कम्युनिस्ट सोसाइटीज में पार्टी एलीट के टोटलिटेरियन कंट्रोल की वजह से। इसके अलावा कोबान का यह भी मानना है कि 19th और 20th सेंचुरी में किसी भी पॉलिटिकल थिंकर ने एक ऐसी थियरी ऑफ डेमोक्रेसी को डेवलप करने का प्रयास नहीं किया जो कि चेंजिंग टाइम्स के अकॉर्डिंग रेलेवेंट हो, जो कि एक और रीजन है पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन का। फिर इसके बाद आते हैं इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल कंडीशन ऑफ द डिसिप्लिन। पॉलिटिकल थियरी के विद इन जो हालात चल रहे थे वो भी कुछ ठीक नहीं थे। देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ एथिकल पर्पस। कोबान का यह मानना था कि जब थिंकर्स लाइक हॉब्स, लॉक, रूसो, बर्क, बेंथम, मिल्स और मार्क्स लिखते थे तो वो एक पर्पस से लिखते थे। उनके माइंड में कुछ सर्टेन एथिकल वैल्यूज होती थी, लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है, क्योंकि पास्ट में अकॉर्डिंग टू कोबान थिंकर्स अपनी स्टेट के बारे में वरिड होते थे, उनको चिंता होती थी अपनी स्टेट को लेकर, और उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए ही वो कुछ सजेशंस भी देते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ कि स्कॉलर्स का जो कंसर्न है वो साइंटिफिक मेथड से था। किसी प्रकार से पॉलिटिकल थियरी को साइंस की तरफ ले जाया जाए। वो सिर्फ फैक्ट्स को कलेक्ट किए जा रहे थे या एक्यूमुलेट किए जा रहे थे, बजाय कि इस बात पर फोकस करने की कि क्या उन फैक्ट्स द्वारा जो सोसाइटी में प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो उनकी जो रिसर्च थी वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं थी, इट वाज डायरेक्शनलेस, और उसका कोई पर्पस नहीं था। वो सिर्फ फैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए की जा रही थी, ताकि उनके थ्रू कुछ जनरलाइजेशंस ड्रॉ की जा सकें और पॉलिटिकल थियरी को नेचुरल साइंसेस के करीब ले जाया जा सके। तो इस पर्पस से रिसर्च की जा रही थी, और इसीलिए कोबान मानते हैं कि पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन का रीजन हिस्टोरिकल और साइंटिफिक अप्रोच भी है। साइंटिफिक अप्रोच चाहती थी कि पॉलिटिकल थियरी को साइंसेस की तरफ ले जाया जाए, इसको ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक बनाया जाए। वहीं जो हिस्टोरिकल अप्रोच है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स की स्टडी पर फोकस करती थी, बजाय कि प्रेजेंट पर फोकस करने के। तो इन दोनों अप्रोचेस की वजह से भी पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन हुआ। इसके अलावा कोबान का यह भी मानना था कि अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी रिसर्च या स्टडी करनी है तो एक इंडिविजुअल को अपने आप को मॉरली इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्टिव रह के स्टडी नहीं कर सकता है, जिसकी बात ये साइंटिफिक अप्रोचेस करती हैं। इसीलिए कोबान का मानना था कि पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन हो चुका है। फिर इसके बाद आते हैं दांते जर्मिनोज व्यूज, जो कि उन्होंने दिए हैं अपने वर्क बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी में। इसमें वो बताते हैं कि पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन 19th और 20th सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गया था, और उसके ये दो मेन रीजंस बताते हैं। पहला है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म भी 19th सेंचुरी में ही आया था, एंड इट वाज गिवन बाय हुम? ऑगस्ट कॉम्टे। ये मानता था कि रियल नॉलेज वही है जो एक्सपीरियंस के थ्रू गेन की जा सके, नॉट थ्रू इंट्यूशंस। तो एक तरह से यहाँ पे ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी को रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो तो इंट्यूशंस को सपोर्ट करती थी। तो पॉजिटिविज्म के आने से ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी को एक झटका लगा। एंड साथ ही साथ एक और रीजन भी रिस्पॉन्सिबल था, वो था आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म। जर्मिनो मानते हैं दैट इन द 20th सेंचुरी नई आइडियोलॉजीज एग्जिस्टेंस में आई, लाइक मार्क्सिज्म, और ये आइडियोलॉजीज भी रीजन बनी पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन का। आइडियोलॉजी सुप्रीम हो गई और पॉलिटिकल थियरी बहुत पीछे चली गई, यहां तक कि पॉलिटिकल थियरी को भी सिर्फ एक आइडियोलॉजी तक ही सीमित कर दिया गया। इसके अलावा वो एक और रीजन बताते हैं, जो एक सेपरेशन क्रिएट कर दिया गया व्हाट इज यानी कि क्या है, और व्हाट ऑट टू बी
क्या होना चाहिए के बीच में, इसकी वजह से भी पॉलिटिकल थियरी को नुकसान पहुंचा, इसका डिक्लाइन हुआ। हालांकि साथ ही साथ वो एक सिल्वर लाइनिंग भी देते हैं। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल थियरी का दोबारा से रिवाइवल हो रहा है और वो देखा जा रहा है माइकल ऑक्सशॉट के वर्क में, एना अरेंट के वर्क में, लियो स्ट्राउस के वर्क्स में, इसके अलावा एरिक वॉगलिन के वर्क में। इसका डाउनफॉल जरूर स्टार्ट हो गया 19th सेंचुरी से, लेकिन अब इसका रिवाइवल या रीसर्जेंस हो रहा है टुवर्ड्स द 1970s। फाइनली आते हैं सीमोर मार्टिन लिपसेट के व्यूज रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी, जो कि उन्होंने दिए हैं अपने वर्क द पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स में। उसमें वो बताते हैं कि पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन इसलिए हुआ है क्योंकि गुड सोसाइटी को अचीव कर लिया गया है और ऐसी सोसाइटी है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इसलिए अब थिंकर्स गुड सोसाइटी की सर्च ही नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हमें वैल्यूज को सर्च करने की भी जरूरत नहीं है कि एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, एक अच्छा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, स्टेट को क्या फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए या स्टेट को क्या रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक गुड सोसाइटी ऑलरेडी आ गई है। और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी का, अगर आपको याद हो तो, ऑब्जेक्टिव यही तो था। एंड अकॉर्डिंग टू लिपसेट ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। डेमोक्रेसी ने ये सब इंश्योर कर दिया है, तो इसलिए पॉलिटिकल थियरी की हमें जरूरत ही नहीं है और इसका डिक्लाइन हो गया है। सो दीज वर द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स। इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग रीजंस दिए हैं पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन के, और वो रीजंस हैं पॉजिटिविज्म एंड बिहेवियरलिज्म, influence of historical approach, moral relativism, hyperfactualism, ideological reductionism, and confusion between science and theory. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी को, कि कैसे जिस पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन हो गया था उसका दोबारा से रिवाइवल हुआ। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।